What is the meaning of equilibrium? Can someone tell me? आज की क्लास में बेटा हम equilibrium पढ़ेंगे. आज की क्लास में we will study about electric field lines. We will study about equilibrium and types of equilibrium, and we will also understand continuous charge distribution. तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि equilibrium क्या भला है? Equilibrium का मतलब क्या होता है? What is the meaning of equilibrium? इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हो गया? वेरी गुड. ई नेट हमारा जीरो हो, मतलब नेट फोर्स जो होती है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स जो होती है मेरी वो जीरो होना चाहिए. तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकती हूँ कि नेट फील्ड जो होता है वो जीरो होना चाहिए, है ना. अगर नेट फील्ड जीरो होगा तभी तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आएगी, वरना इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन नहीं आ पाएगी, है ना बेटा. तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हो गया? दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, व्हिच फर्दर टेल्स मी दैट नेट फील्ड शुड बी इक्वल टू जीरो. राइट. अब इक्विलिब्रियम आपके तीन तरीके के होते हैं. ये वाली चीज कुछ नई नहीं है, ये सारी चीजें आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो. एक होता है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा होता है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना. तीसरा होता है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. तो वी हैव स्टेबल, वी हैव अनस्टेबल, वी हैव न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. दीज आर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स व्हिच आर देयर. कोई बता सकता है कि ये कौन कौन से होते हैं? क्या मतलब होता है बेटा इन सबका? आगे बेटा स्क्रीन अब विजिबल है. स्टेबल का क्या मतलब होता है कि अगर सपोज मेरी बॉल है वो इस तरीके के किसी कटोरे में है, अगर आप इस बॉल को जरा सा भी डिस्प्लेस करोगे ना तो बेटा बॉल की टेंडेंसी रहेगी कि वो अपने पॉइंट पे वापसी आ पाए. बॉल की क्या टेंडेंसी रहेगी कि वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर वापसी आ पाए. अभी स्टक है बेटा, एक सेकंड. ठीक है, बॉल की टेंडेंसी रहेगी कि वो अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर वापसी आ जाए. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? कुछ इस तरीके का मामला है, यहाँ पर बॉल रखी हुई है, तो यहाँ पर तो मेरी जो बॉल है वो स्टेबल रहेगी, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी, उस पर नेट फोर्स कुछ नहीं लगेगी. बट अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूं तो ये वापसी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कभी नहीं आ पाएगी. ये वापसी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कभी नहीं आ पाएगी अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूं तो. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि सपोज मेरी बॉल मैंने एक प्लेन पे रख रखी है, सपोज बॉल जो है वो प्लेन पे रख रखी है, तो अब ये जहां पर भी जाएगी वो इसकी नई इक्विलिब्रियम की पोजीशन बन जाएगी. वेरेवर दिस बॉल गोज वहीं पर इसकी न्यू जो कंडीशन होगी वो बन जाएगी इक्विलिब्रियम की. यही इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पढ़ी है बेटा आप लोगों ने भी, है ना. यही वाली चीजें तो आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी ना बच्चा. तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं नल पॉइंट की. इसके बाद लेट अस टॉक अबाउट नल पॉइंट. तो अब नल पॉइंट का मतलब क्या है? नल पॉइंट ऐसा पोजीशन है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो हो जाता है. नल पॉइंट इज द पोजीशन एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो. ये भी आप लिख लो अपनी कॉपी में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो. बिकम जीरो. तो दो चार्जेस के बीच में ऐसी कौन सी पोजीशन होती है, ऐसी कौन सी लोकेशन होती है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो हो जाएगा, उसको हम कहते हैं नल पॉइंट. ठीक है. अर्चना बच्चा हैंड रेस करा है, कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो. हाँ बेटा मैं रिफ्रेश कर रही हूँ. अभी विजिबल है बच्चों? ठीक है, अभी विजिबल है बेटा. हाँ अर्चना बेटा अभी विजिबल है स्क्रीन? ठीक है. तो चलो बेटा, नल पॉइंट क्या हो गया हमारा? नल पॉइंट इज द पोजीशन एट विच हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो के बराबर होता है. ठीक है बच्चों. अब अगर आपको दो चार्जेस गिवन है, दोनों चार्जेस के बीच में आपसे नल पॉइंट पूछा है, तो वो कैसे निकालोगे? निकालना जरा, पोजीशन निकालना. दो चार्जेस हैं आपको, दोनों का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, क्यू के बराबर है. तो कौन से पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? ट्राई टू फाइंड इट आउट. एट व्हाट पॉइंट विल द इलेक्ट्रिक फील्ड बी इक्वल टू जीरो बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस? बेटा दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं हमारे पास, दोनों का मैग्नीट्यूड आपको क्यू के बराबर बोल रखा है. आपसे पूछा है कि बता दो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू चार्जेस अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, वो आप लोगों को डिटरमिन करनी है. सो ट्राई टू डिटरमिन. वेरी गुड बेटा. एट द सेंटर बोल रही है गरिमा बच्चा, बिल्कुल सही बोल रहे हो. एट द सेंटर जीरो हो जाएगा क्योंकि ये हमारा सिमेट्रिक सिस्टम है. सिमेट्रिक सिस्टम के केस में एट द सेंटर वाला जो पोजीशन होती है वहां पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो हो जाता है. इसको आप प्रूव भी कर सकते हो कि भाई ये जो दोनों चार्जेस हैं इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे होएगा. सपोज ये फर्स्ट चार्ज है, सपोज ये सेकंड चार्ज है. फर्स्ट चार्ज की वजह से कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सेकंड चार्ज की वजह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. If both of the fields, if at this particular point I am having electric field as zero, if this is a null point, this is telling me that E1 must be equals to E2. For this to happen, let me say that this point is at a distance of x, then the remaining distance will be d minus x. So I can say E1 कितना हो गया? kq upon x square.
which is equals to kq upon x d minus x का होल स्क्वायर। kq upon, एक सेकेंड मेरी स्क्रीन पॉज है, मैं रिफ्रेश कर रही हूँ बेटा। अभी विजिबल है d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम kq और kq काट सकते हैं, हमारे पास बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2dx माइनस 2dx। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर काट सकते हो, हमारे पास डायरेक्टली बच जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई टी। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारा दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज गिवन टू मी एज डी, देन द पोजीशन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम विल बी जीरो, विल बी एट d/2 पोजीशन। ठीक है, d/2 पोजीशन पे लाई करेगी। ठीक है, डी कहीं से नहीं आया बेटा, बस डी मैंने अज्यूम कर लिया कि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमारा डी के बराबर है। दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी के बराबर है अर्चना बेटा। ठीक है, ये चीज क्लियर है, आगे चलूं। आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने नोटिस करा है नहीं करा, बट आज इट्स एक्सेप्शनली हॉट। मतलब आज आई वाज इन दैट फेज कि मैंने लंच ही नहीं खाया, मेरे को इतनी गर्मी लग रही थी कि लंच नहीं खाने का मन करा। ठीक है बेटा, मोहित बेटा मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार फिर से पूछो, क्या पूछना चाहते हो। हाँ, तो थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप भी तो ऐसा ही होगा कि अगर मैं यहाँ पर, अब होता क्या है थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम में क्या पूछते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज अपना प्लेस कर दूं, सपोज मुझे यहाँ पर 2q चार्ज प्लेस करना है, तो उसको मैं कहाँ रखूं सच दैट उसके ऊपर जो फोर्स हो वो जीरो हो, तो वो आप उसके ऊपर फोर्स निकाल सकते हो बेटा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज करके आप फोर्स निकाल लोगे, सेम ये फॉर्मूला आपका इसी तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब ये वाला देखो, अब यहाँ पर आपको दो चार्जेस गिवन है q एंड 4q, तो यू हैव टू डिटरमिन द पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का यही मतलब है कि अगर आप वहां पे कोई चार्ज रखोगे तो उस पर भी कोई फोर्स लगेगी नहीं। तो सेम ही क्वेश्चन है, कुछ ऐसे अलग क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर भी बेटा आपको दो चार्जेस गिवन है, एक है आपका चार्ज q, एक है आपका 4q, एक है आपका 4q। आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज गिवन टू यू एज d, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज गिवन टू यू एज d। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये बता दो। तो बता दो कि यार क्या दिक्कत है, ये भी चीज बता दोगे। लेट मी से कि पॉइंट P पे जीरो है, लेट मी से कि पॉइंट P पे जीरो है विच इज एट x डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस विल बी d माइनस एक्स। तो फिर से निकाल लो, इसकी वजह से पहले वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा, सेकेंड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा। अबे यार ये दिक्कत का मामला है, सेकेंड बेटा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखती हूँ तो क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज E1 मस्ट बी इक्वल्स टू के इंटू 4q अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, के इंटू 4q अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे कि के क्यू फिर से कट गया। ठीक है बेटा, आई एम ट्राइंग टू रिफ्रेश। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप देखोगे कि के क्यू कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप d की वैल्यू निकाल सकते हो, दोनों साइड पे अगर हम अंडर रूट ले लेंगे तो 2x मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ d माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे, एक वैल्यू नेगेटिव आएगी जिसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ट्राई टू डिटर्मिन दी वैल्यू। यस, पॉइंट पी आपका स्मॉलर चार्ज के पास ही आएगा, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालती हूँ तो d/3 वैल्यू आएगी। तो पॉइंट पी आपका स्मॉलर चार्ज के पास ही आएगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस होएगा ना। बड़े चार्ज से दूर होना चाहिए पॉइंट, स्मॉलर चार्ज के पास होना चाहिए, है ना गौरव बेटा। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। चलूं आगे, ऐसे नल पॉइंट का कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। हाँ बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास चल रही है, टुडे इज द थर्ड क्लास ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन द प्रीवियस few classes we have already discussed Coulomb's law, superposition principle, and we have talked about electric field due to a point charge, and how we can use superposition principle in the case of electric field as well. So in the previous two classes we have talked about these two things. Now we have understood basics of null point as well. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना एक्चुअल नहीं होती, वो ना आपकी इमेजिनरी होती है।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोगों ने पढ़ी होंगी कि ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या पढ़ा है? जब तक मेरी स्क्रीन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तब तक ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या पता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है बेटा वो हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, वेरी गुड, वो हमारी हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं। और किसी भी एरिया में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखेगा, तब आप सर्टेन लाइंस ड्रॉ कर सकते हो जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, या फिर हम इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, या फिर हम इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इनको कहा जाता है। ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको रिप्रेजेंट करती है। गुड जॉब, सब बच्चों ने प्रॉपर्टीज भी बतानी शुरू करनी है मेरे को। तो बेटा होता क्या है, इसको आप कैसे इमेजिन कर सकते हो जब आप इसको ड्रॉ कर रहे हो, कि अगर सपोज मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज लाऊं, इसके पास अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज लाऊं, तो वो किस तरीके की ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा, है ना? तो एक तरीके से इस तरीके की वो ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा, जहां पे भी मैं रखूंगी हमेशा उससे दूर भागेगा। तो ये बन गई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये बन गई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नेगेटिव चार्ज की अगर मैं बात करती हूँ, तो नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होता है, अगर मैं कोई भी पॉजिटिव चार्ज इसके एरिया में रखूंगी, टेस्ट चार्ज इसके एरिया में रखूंगी, तो वो चाहेगा कि मैं पास में आ जाऊं। तो इस केस में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बन जाएंगी, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी कुछ इस तरीके से बन जाएंगी। तो इसकी आप थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। पहली प्रॉपर्टी यही है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होती हैं ये लाइंस, पॉजिटिव चार्ज के लिए द लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए द लाइंस आर रेडियली इनवर्ड। ठीक है, वेरी गुड। नेगेटिव चार्ज के लिए द लाइंस आर रेडियली इनवर्ड। एक इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो लाइंस होंगी दे विल ऑलवेज बी फ्रॉम नेगेटिव टू फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दीज लाइंस विल ऑलवेज बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमेशा ये पॉजिटिव चार्ज पे बिगिन करती है और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है ना? क्योंकि आप पॉजिटिव चार्ज की ट्रैजेक्टरी देख रहे हो, तो पॉजिटिव से हमेशा रिपेल होएगा, नेगेटिव पे हमेशा अट्रैक्ट होएगा। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन, इसको आप अलग अलग तरीकों से अलग अलग टाइप ऑफ चार्जेस के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज अब हमारे पास दो अगर अलग अलग चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अपनी कॉपी में बनाने की कोशिश करो कि पॉजिटिव नेगेटिव के लिए किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। यस, वेरी गुड पूजा बेटा, वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट नेक्स्ट। ठीक है बेटा, तो अब स्क्रीन विजिबल है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के केस में क्या होता है, अब पॉजिटिव से नेगेटिव जाना चाहता है मेरा जो भी चार्ज है, तो कुछ इस तरीके की लाइन बन जाती है, इस तरीके की आपकी लाइन बनती है। ठीक है, हमारी जो लाइन होंगी, उल्टा बना दिया यार, हमारी जो लाइंस होंगी कुछ इस तरीके से बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ से हमेशा दूर जा रही होती है और इस पे हमेशा पास आ रही होती है, इस पे हमेशा पास आ रही होती है, राइट। वैसे ही अगर हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चों, अगर हमारे पास दो लाइक चार्जेस है तो उसके लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर दोनों सपोज पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, उसके लिए भी आप फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। सपोज आई एम हैविंग बोथ द चार्जेस एज पॉजिटिव, सपोज मेरे दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, उसके लिए फील्ड लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, रिपल्शन होगी बेटा। जितना भी अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज तीसरा यहाँ पे लाके रखती हूँ, तो वो भी आपका रिपेल होएगा, चाहे मैं उसको कहीं पे भी रख दूं। तो इस तरीके से हमारे पास लाइक और अनलाइक चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। कर रही हूँ बेटा रिफ्रेश। ठीक है, इस तरीके से लाइक और अनलाइक के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला कि सबसे पहला जो होता है पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, वेरी गुड, इन लाइक चार्जेस बिटवीन वाला पोर्शन हमारा न्यूट्रल हो जाता है, यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि जीरो होती है ना बेटा? अब एक पॉइंट आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला, दैट दे कैन नेवर इंटरसेक्ट, दीज लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती? क्योंकि जहां पर ये इंटरसेक्ट कर लेंगी वहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ जाएंगी, जो आपका पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट इसमें होता है कि नेवर फॉर्म्स क्लोज्ड लूप, नेवर फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप कैसे बना लेगी भाई? पॉजिटिव चार्ज से अगर लाइन निकल रही है तो नेगेटिव पे जानी चाहिए ना, पॉजिटिव पे वापसी थोड़ी आ जाएगी, तो क्लोज लूप बन नहीं सकता। एक पॉइंट ये होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपनी कुछ भी ड्रॉ करते हो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ भी इस तरीके से ड्रॉ करते हो, तो किसी पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी,
है ना, किसी भी पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी तो वो टेंजेंट मुझे उस पॉइंट पे कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसकी वैल्यू बता देगी। ठीक है, कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसकी वैल्यू बता देगी। इज दिस पॉइंट ऑल्सो ओके? इज दिस पॉइंट ऑल्सो ओके? ठीक है, एक पॉइंट आपका क्या होता है कि जो नंबर ऑफ, कितनी नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं हमारी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होंगी, दे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइन होंगी, जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज्यादा हमारे पास फील्ड लाइंस होंगी। कर रही हूँ बेटा रिफ्रेश। जितना बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा हमारे पास फील्ड लाइंस होंगी। क्लियर है बच्चों? वो वाला पॉइंट हमने लिख दिया कि फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। आपके पास फील्ड लाइंस भी अलग अलग तरीके से आ सकती हैं, यूनिफॉर्म भी आ सकती हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी आ सकती हैं। अब सब बच्चे क्योंकि आगे बढ़ ही चुके हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैपेसिटर के बारे में जब आप बात करते हो, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, वो यूनिफॉर्म होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आपकी कॉन्स्टेंट अगर होती हैं, अगर वो कांस्टेंट रहती हैं तो वो भी हमारी हो सकती है, उनको हम यूनिफॉर्म कहते हैं। और अगर हमारा जैसे ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, नेगेटिव चार्ज के लिए है, दो चार्जेस के बीच में है, तो उस केस में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉन यूनिफॉर्म कही जाती है। सेवंथ पॉइंट का मतलब समझ लो बेटा, एक काम करो। सेवंथ पॉइंट का क्या मतलब है? सपोज मेरे पास एक चार्ज है क्यू, उसमें से कुछ ऐसे आपकी फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अगर मेरे पास दूसरा चार्ज है 3Q, उसमें से मैं फील्ड लाइंस ना ऐसे थोड़ी ज्यादा बना दूंगी, उसके अंदर से मैं फील्ड लाइन जो है वो थोड़ी ज्यादा बना दूंगी। तो अगर मेरी फील्ड लाइंस का नंबर ज्यादा है, सो दैट मीन्स दैट मेरा जो चार्ज होगा दैट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर। ठीक है, स्टक नहीं है बेटा, अभी विजिबल है आई थिंक। ठीक है रोशनी बेटा, इज इट ओके? नहीं बच्चों स्टक नहीं है, अभी तो विजिबल है। ठीक है, डेंसिटी यही हो गई ना बेटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ ज्यादा है। डेंसिटी यही तो हो गई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ ज्यादा है। अब अगर सपोज मैं दो चार्जेस बना दूं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, मैं फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बना रही हूँ, चलो पॉजिटिव टू नेगेटिव तो जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा एक फील्ड लाइन मैंने ऐसे बना दी, यहाँ पर एक फील्ड लाइन ऐसे बना दी, और इस केस में मैंने फील्ड लाइन ऐसे बना दी। ठीक है, सो एज यू कैन सी दैट द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज मोर, डेंसिटी जो होगी, हाँ अभी स्टक है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस इज मोर नियर द पॉजिटिव चार्ज, सो दैट मींस दैट वहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज का वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अनिकेत बेटा भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, भूमिका भी बिल्कुल सही बोल रही है। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? क्लियर है बच्चों? चलो तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। इनमें बताना ए या फिर बी कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा बेटा। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी ग्रेटर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए दिख ही रहा है भाई कि मैम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्यों ज्यादा बड़ा है? क्योंकि जो डेंसिटी है ऑफ लाइंस वो ज्यादा बड़ी है ए पे, है ना। ए पे जो लाइंस है वो मेरी काफी पास है एक दूसरे से, बी पे जो लाइन है वो एक दूसरे से दूर जा रही है। तो जो डेंसिटी है वो ज्यादा है ए पे, सो दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ए पे ज्यादा होनी चाहिए। अब ये बताओ, अगर आपका कोई चार्ज है जिसको आपने रिलीज कर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या वो लाइंस ऑफ फोर्स को फॉलो करेगा? विल इट फॉलो द लाइंस ऑफ फोर्स? टेल मी। तो यहाँ पर बेटा आपके दो केसेस बन सकते हैं, यहाँ पर आपके दो केसेस बन सकते हैं। एक केस होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक केस होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक केस होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना जो कोई चार्ज है उस चार्ज को छोड़ोगे, तो इस केस में आपका मामला सही रहेगा, जो चार्ज होगा दैट विल फॉलो द ट्रैजेक्टरी ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स। क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है बेटा, कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे ऐसे एक्ट कर रहा है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आपने यहाँ पर कोई चार्ज अपना छोड़ा तो उस पर फोर्स भी तो इसी डायरेक्शन में लगेगी ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है तो फोर्स भी तो इसी डायरेक्शन में लगेगी। तो इस केस में तो जो आपका चार्ज होगा इट विल फॉलो द लाइन ऑफ फोर्स, जो हमारा चार्ज होगा इट विल फॉलो द लाइंस ऑफ फोर्स इन दिस केस।
But in case of non-uniform field, this will not happen. Suppose now I'm having this sort of a field, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आपकी हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी वो अब आप टेंजेंट से बताओगे। हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी वो आप टेंजेंट से बताओगे। तो इस केस में आपका जो चार्ज होता है वो कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करता है। आपका जो यूजुअली चार्ज होता है वो कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करता है। आई थिंक स्क्रीन फिर से रुक गई है, कर रही हूँ बेटा रिफ्रेश। ठीक है, तो इस केस में जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कंडीशन है, वहां पे जो आपका चार्ज होगा दैट विल नॉट फॉलो द लाइंस ऑफ फोर्स। बट इन द सेकंड केस, जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तब जो हमारा चार्ज होगा वो लाइंस ऑफ फोर्स को फॉलो करेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? चलूं आगे बेटा? ठीक है, वेरी गुड। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच वी हैव टू टॉक अबाउट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो अब अगली चीज जिसके बारे में हमें बात करनी है दैट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या भला है भाई? अभी तक तुम लोग बात करते आए हो, जितने भी हमने केसेस देखे हैं अभी तक हम लोग बात करते आए हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, है ना। डिस्क्रीट का मतलब क्या हो गया कि एक एक दो दो पार्टिकल है हमारे पास। अब हमें बात किसके बारे में करनी है? नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? जैसे अगर हमारे पास कोई रॉड हो, कोई डिस्क हो, कोई स्फीयर हो, तो इस केस में भी तो अगर इसको मैं चार्ज कर दूंगी, ये भी तो कुछ फोर्स लगाना चाहिए, इसकी वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो अब वो हमें डिटरमिन करना है कि उनकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे आता है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि जो हमारा चार्ज है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? इज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ओवर सम मटेरियल। कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओवर सम मटेरियल। ठीक है, रिफ्रेश कर रही हूँ बेटा। बच्चे जैसे जैसे बढ़ जाते हैं ना वैसे वैसे मेरी स्क्रीन दिक्कत देने लग जाती है। ठीक है, ओवर सम मटेरियल, तो ये होता है बेटा हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज आवर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसका आपने एग्जांपल देख ही लिया है। रॉड हो गई, डिस्क हो गई, रिंग हो गई। जैसे ये इस तरीके कोई रॉड है, उस पर कुछ चार्ज है, तो ये हमारी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह एक्ट करेगी। अगर हमारे पास कोई रिंग है, रिंग के ऊपर आपने कुछ चार्ज लगा दिया, so it will also act like continuous charge distribution. If you are having a disk, if you are having any object which is charged, then that will act as a continuous charge distribution. ठीक है, यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज से कोई मतलब नहीं है। आपकी ऑब्जेक्ट जो होती है वो चार्ज होनी चाहिए। यूनिफॉर्मली हो, नॉन यूनिफॉर्मली हो, तब भी हम दोनों केसेस डिस्कवर करेंगे। ठीक है, दोनों के दोनों केसेस हम स्टडी करेंगे वैसे कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज वगैरह कैसे आता है। बट ठीक है, चार्ज आपका होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड अगर हो गया किसी भी सरफेस के ऊपर, तो उस सिचुएशन में हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह इसको डील करते हैं। ऑल राइट। हाँ बेटा, जैसे पॉइंट चार्जेस जो होते हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। नो चार्ज इज अ पॉइंट चार्ज। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही आपकी रियल लाइफ में तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही एग्जिस्ट करेगी ना बेटा। अब बेटा हमारे पास तीन तरीके की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एक होती है लीनियर, एक होती है सरफेस, एक होती है वॉल्यूम। We have linear charge distribution, we have surface charge distribution, we have volume charge distribution. तो ये linear charge distribution क्या बला है? linear का मतलब है लेंथ। लीनियर का मतलब होता है लेंथ। तो अगर आपका जो चार्ज है वो आपने किसी लेंथ के ऊपर स्प्रेड कर रखा है, सपोज मेरा पॉजिटिव चार्ज मैंने इस रॉड के ऊपर स्प्रेड कर दिया, किसी भी रॉड के ऊपर स्प्रेड कर दिया, तो उस केस में मेरा जो चार्ज डेंसिटी होता है वो मैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहूंगी इसको। और यहाँ पर हम एक टर्म डिफाइन कर देंगे जो होती है हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चों। चार्ज अपॉन लेंथ के तरीके से हम डिफाइन करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। इसकी एसआई यूनिट हो जाती है कूलम पर मीटर। और अगर यहाँ पर आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लोगे, अगर यहाँ पर आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लोगे जिसपे चार्ज आपका डी क्यू है, जिसकी लेंथ जो है वो आपकी डीएल है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि लैम्डा इज ऑल्सो इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डीएल। यही वाली चीज हम यूज करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे किसी भी रॉड की वजह से या किसी भी सरफेस की वजह से। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सब बच्चे। ये हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। वो सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब होता है? इसी तरीके से अगर हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? वेरी गुड। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हो गया? अब अगर मैंने चार्ज किसी एरिया पे स्प्रेड किया है तो वो चार्ज की कितनी वैल्यू हो गई। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे अगर हमारे पास डिस्क का केस है,
है ना, कोई डिस्क का केस है अगर मेरे पास, या फिर कोई शीट का केस है मेरे पास, ठीक है, अगर मेरे पास डिस्क का केस है या कोई शीट का केस है, तो इस सिचुएशन में आप सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हो, जो होती है आपकी क्यू अपॉन एरिया, जिसकी यूनिट हो जाती है कूलम पर मीटर स्क्वायर. सो यू गाइस कैन नोट दिस डाउन एज वेल. ठीक है, अब आगे बेटा, यू गाइस कैन नोट दिस डाउन एज वेल. सिमिलरली हियर आल्सो यू कैन टेक अ स्मॉल एलिमेंट, यू कैन टेक अ स्मॉल एलिमेंट डी क्यू, जिसका एरिया है आपका डीए के बराबर, जिसका एरिया है आपका डीए के बराबर. वेरी गुड, कोमल ऐसे नेक्स्ट आंसर दे रही है. तो यहाँ पर आपकी सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी क्यू अपॉन डी है. तो कुछ ऐसे दिक्कत की बात नहीं है, कुछ ऐसे परेशानी की बात नहीं है, सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज है, सिंपल सिंपल तरीके से समझ लो. अब अगला केस जो हमारे बच्चों ने, साइमन ने, बबीता, कोमल, नरेंद्र, गौरव, सबने पहले आंसर कर दिया है, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इस केस में आपका जो चार्ज होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ वॉल्यूम. हमारा जो चार्ज रहता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ वॉल्यूम. तो इस केस में जैसे अगर हमारे पास एक स्फीयर है, सपोज आई एम हैविंग अ स्फीयर, और इस स्फीयर के ऊपर मैंने चार्ज लगा रखा है, ये जो स्फीयर है इसके ऊपर मैंने चार्ज अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो ये पूरा का पूरा जो चार्ज है वो किसी 3D स्पेस में भरा हुआ होगा ना. ये जो पूरा का पूरा चार्ज है दिस विल बी फिल्ड इन सम 3D स्पेस. इस तरीके की चीज को हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे आपका जो चार्ज होता है वो वॉल्यूम के ऊपर फैला हुआ हो. अगर इसका जो चार्ज है वो क्यू के बराबर है, वॉल्यूम इसकी वी के बराबर है, तो आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को क्या लिख सकते हो, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, एंड द यूनिट विल बी कूलम पर मीटर. ठीक है, जो रो होता है हमारा, रो से एक्सप्रेस करते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो आप क्या लिख सकते हो, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, एंड द एसआई यूनिट इन दिस केस विल बिकम कूलम पर मीटर क्यूब. यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, तो यहाँ पर भी आप यही सेम फिनोमिना कर सकते हो जो हमने बाकी केसेस में करा है. बाकी केसेस में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है कि अगर आप एक छोटा सा कोई वॉल्यूम एलिमेंट ले लोगे तो वहां पे क्या होगा. तो अगर यहाँ पर भी मैं कोई छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले लूंगी, अगर यहाँ पर भी मैं कोई छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले लूंगी डीवी के बराबर, जिसपे चार्ज है डी क्यू, सो वी कैन राइट रो विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डीवी. ठीक है, रो विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डीवी. तो ऐसी कोई गड़बड़ परेशानी की बात नहीं है. कर रही हूँ बेटा रिफ्रेश, थोड़ी दिक्कत आ जाती है, मैंने देख लिया कि जितने बच्चे ज्वाइन करते हैं उतनी दिक्कत आ जाती है क्लास के अंदर मेरी. वो इंटरनेट का भी इशू नहीं है, किस चीज का इशू है, मतलब क्या ही बोले. लेट मी चेंज माई इंटरनेट. ठीक है, चलूं आगे. यस, वेरी गुड. कूलम मीटर क्यूब इनवर्स फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कूलम पर मीटर क्यूब बोल सकते हैं हम इसको. ठीक है बेटा, अब हमें इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहली डिस्ट्रीब्यूशन जो आप लोगों ने स्कूल वगैरह में पढ़ी होंगी, दैट विल बी, यस मेरा वर्जन भी अपडेटेड, एवरीथिंग इज अपडेटेड बेटा, वर्जन अपडेटेड, एंड सो मेनी स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी सो मेनी ट्रिक्स एंड आई हैव डन ऑल ऑफ देम एंड स्टिल दिस इज हैपनिंग. सो इंटरनेट वाला भी जो है मेरा, दैट इज ऑल्सो गुड बिकॉज आई एम हैविंग दिस गुड 5G एट माई होम. सो इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट, सो आई डोंट नो व्हाई दिस प्रॉब्लम परसिस्ट. ऑलराइट, अब आपने बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड पढ़ी है, सब बच्चों ने पढ़ी होगी यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड. तो यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के हमारे दो तीन केसेस आ जाते हैं. पहला केस आता है कि अगर उसके लेंथ के अलोंग कोई पॉइंट है जिसपे आपको वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे. ठीक है, पहला केस है कि यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की अगर लेंथ के अलोंग है कोई पॉइंट, सपोज ये मेरी कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है और क्यू चार्ज है इसके ऊपर, और इसकी जो लेंथ है वो एल के बराबर है. ठीक है, इस रॉड की वजह से आपसे पूछा गया है कि किसी पॉइंट पी पे बता दो कि क्या वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इसका मतलब है कि आपको फोर्स भी पता है. अगर मैं यहाँ पर कोई चार्ज रख दूंगी उस पर कितनी फोर्स लग रही है वो भी आपको पता है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है. सो लेट मी से दैट दिस इज एट अ डिस्टेंस आर, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी इफ द रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज. तो इसको निकालने के लिए आप लोगों ने क्या किया होगा, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया होगा डी क्यू, जिसकी लेंथ है हमारी डीएल के बराबर, और यहाँ पर आप लोगों ने लिख दिया होगा कि डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स. है ना, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स लिख दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे कि ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, के डी क्यू अपॉन, लेट मी से दैट द डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट इज इक्वल टू एक्स, तो के डी क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर. सो टू डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी विल सिंपली इंटीग्रेट दिस as k lambda dx upon
एक्स स्क्वायर, एंड कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, आर से लेकर आर प्लस एल। यही डेरिवेशन करी होगी ना क्लास में। क्या एक्सप्रेशन आता है फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का? ये डेरिवेशन ऑल ऑफ यू मस्ट ऑलरेडी हैव डन, सो यू कैन सी दैट द फाइनल एक्सप्रेशन जो आता है, यस बेटा, के इज योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के जो होता है हमारा, वो मैं यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेके चल रही हूँ। बुक्स में कभी कभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिखा होता है, बट के से बच्चों को इजीली याद रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ से जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है के लैम्डा एल अपॉन आर इंटू आर प्लस एल। Right, this is the value of electric field which you obtain when the point is lying on the axis of the rod। जब जिस पॉइंट पे आपको निकालना है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो हमारा लाई कर रहा है एक्सिस ऑफ द रॉड। इज दिस ओके गाइस? ठीक है, ये क्लियर है बच्चों? चलूं आगे? ठीक है, ये तो चलो सिंपल डेरिवेशन है। जिन बच्चों ने अगर ये नहीं भी करी है तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो। ये वाली डेरिवेशन सिंपल है। अगली जो डेरिवेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। आई थिंक वो भी आप लोगों ने लेकिन क्लास में डिराइव करी होगी, कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है विच इज परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड इट इज एन एसिमेट्रिकल पॉइंट। एसिमेट्रिकल पॉइंट है कोई, मतलब अगर मेरे पास इस तरीके की रॉड है, अगर ये मेरी रॉड है, तो अब ये जो पॉइंट है ये कुछ यहाँ पर है, ये वाला जो पॉइंट है ये कुछ यहाँ पर है। ये मेरा एंड ए है, ये मेरा एंड बी है रॉड का, ये मेरा कोई रैंडम पॉइंट है, ये मेरा कोई रैंडम पॉइंट है विच इज एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है बेटा, वो गॉसियन सरफेस तब बनाएंगे जब गॉस लॉ पढ़ लेंगे भूमे का, है ना। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के तरीके ये वाले होते हैं हमारे। गॉसियन सरफेस वाला पार्ट भी हमारा आएगा जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे, तब हम गॉसियन सरफेस बनाकर भी सेम एक्सप्रेशंस निकालते हैं। ठीक है बच्चों, एक सेकंड कर रही हूँ बेटा रिफ्रेश, अभी आ गया। तो अब इस केस में आप लोगों को बताना है कि ये जो रैंडम पॉइंट है इस पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू। तो ये बताने के लिए क्या किया जाता है बेटा, ये जो ए वाला पॉइंट है इससे आप इसको ज्वाइन कर देते हो, ये जो बी वाला पॉइंट है इससे आप इसको ज्वाइन कर देते हो। यहाँ पर आप थीटा 1 की वैल्यू निकाल लेते हो, यहाँ पर आप थीटा 2 की वैल्यू निकाल देते हो। वंस यू हैव थीटा 1 एंड थीटा 2, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन कितना है ई वाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन कितना है ई एक्स, इसको डिटर्मिन कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन डिटर्मिन कर सकते हैं। एंड जब इसको डेरिवेशन करते हैं तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन आता है, ई एक्स की वैल्यू आ जाती है के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। एंड ई वाई की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, जब आप यही सेम इंटीग्रेशन करोगे जैसे आपने एक्स में निकाली होगी, तो के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो यहाँ पर भी मेथड कुछ अलग नहीं है, मेथड वही रहता है कि आप एक छोटा सा एलिमेंट लेते हो और उस छोटे से एलिमेंट की वजह से आप निकाल लेते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रैंडम पॉइंट पे कितना आ रहा है, एक्स डायरेक्शन में कितना आ रहा है, वाई डायरेक्शन में कितना आ रहा है, और जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तब आपके पास ये एक्सप्रेशन आता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, दिस इज ओके। ऑलराइट, अभी भी बच्चे आ रहे हैं क्लास में, लेट हो गए काफी सारे बच्चे। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है, तो अब आगे चलते हैं। अब यहीं से ना आपके थोड़े से स्पेशल फॉर्मूलाज आ जाते हैं, वो भी आप थोड़े से नोट डाउन कर लो। इसकी डेरिवेशन भी अगर देखनी है तो मैं बार बार बच्चों को बोल रही हूँ, मेरा बिटली लिंक सेव करके रखो, उसके अंदर फर्दर रिकॉर्डिंग्स भी है, उसके अंदर आपको नोट्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो वो नोट्स से आपको किसी पर्टिकुलर चीज को अगर डिटेल में पढ़ना है, किसी पर्टिकुलर चीज की अगर डेरिवेशन देखनी है, तो वो आप देख पाओ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सारी की सारी जो चीजें हैं वो बहुत फास्ट फास्ट पढ़ रहे हैं। राइट बेटा, आपकी जो क्लासेस हैं उनकी वीडियोस और उनके जो नोट्स हैं वो भी मैं उसी बिटली लिंक पे अपलोड कर दूंगी। अगर किसी को बिटली लिंक पता ही नहीं है मेरा क्या है, तो मैं लिंक बता देती हूँ। bit.ly आप टाइप करोगे, bit.ly आप टाइप करोगे, यहाँ पर लिख लो इंटरनेट पे टाइप भी कैसे करना है। यू विल टाइप bit.ly/ ये लगाओगे और वहां पे लिख देना साक्षी मैम, और वहां पे लिख देना साक्षी मैम, ये मेरा बिटली लिंक है। सब बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, bit.ly/साक्षी मैम। जैसे ये टाइप करोगे मेरा बिटली लिंक खुल जाएगा। इसमें आपको अगर 11th की भी रिवीजन करनी है तो 11th की भी कुछ चीजें हैं जो अभी तक मेरी 11th की क्लासेस में हुई है। यहाँ से आपको नोट्स मॉड्यूल्स 11th के भी मिल जाएंगे, और 12th के तो जो है ही वो आपको मिल जाएंगे। 12th के जो है वो तो आप लोगों को मिल ही जाएंगे बेटा।
ठीक है बच्चों, अब जैसे ये रॉड वाला जो केस है, इसके अंदर थोड़े से स्पेशल केसेस भी आ जाते हैं। स्पेशल केसेस क्या होते हैं? पहला स्पेशल केस तो ये है कि अगर हमारे पास फाइनाइट रॉड है और थीटा वन आपका थीटा टू के बराबर है, तो इस केस में क्या करोगे? इस केस में क्या करोगे? सो बेसिकली यू आर हैविंग अ रॉड, यू आर हैविंग अ रॉड। अब आपका जो ये पी पॉइंट है, ये इसके एग्जैक्टली मिडिल में राय कर रहा है। दोनों के थीटा इक्वल होने का तो यही मतलब हो गया ना, कि जो आपका पी पॉइंट है दैट इज लाइंग एग्जैक्टली इन द मिडिल। तो इस केस में बेटा साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, टू साइन थीटा हो जाएगा। तो ई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 2k λ/r साइन थीटा। बेटा ये वाला जो वैल्यू है ये मेरी आर के बराबर है। इसकी वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू नथिंग बट लैम्डा साइन थीटा, लैम्डा साइन थीटा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। काफी सारे फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में, सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को थोड़े बहुत तो याद भी रखने हैं। ई वाई की वैल्यू निकालोगे तो जीरो आ जाएगी, क्योंकि कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन आ जाएगा। थैंक यू सो मच सौरभ बेटा। सौरभ बेटा ने लिंक भी भेज दिया है, सब बच्चे सेव कर लो ये लिंक को। भाई इस पे मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स है अभी तक, जितनी 12th की क्लासेस हुई है, जितनी 11th की हुई है, जितने नोट्स अवेलेबल है, जितने मॉड्यूल्स अवेलेबल है, जितने असाइनमेंट्स अभी तक बच्चों को देखे, सारी चीजें हैं इसमें। तो आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, कहीं भी आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा इसके लिए। क्योंकि जो ये वाली क्लासेस है, जैसा मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि ये क्रैश कोर्स तरीके से चलेगा मामला। बट अगर आपको बेटा भेजा है ना अभी सौरभ ने भेजा, एक बार जाके उस पर क्लिक करो, bit.ly/साक्षी मैम। या आप अगर क्रोम पे जाकर भी टाइप करोगे तब भी खुल जाएगा। अगर आप क्रोम पे जाकर भी ये सेम चीज टाइप करोगे ना तब भी खुल जाएगा बेटा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। पूजा बेटा आप भी नोट डाउन ही कर लो, सब अपनी कॉपी में लिख लो इसको। bit.ly/साक्षी SAKSHIMAM, ये है बेटा आपका लिंक। ये है एग्जैक्टली पूरा का पूरा लिंक आपका। इसको आप क्रोम पे टाइप करोगे तो आपके पास ये वाला जो शीट है वो खुल जाएगा। ठीक है चलूँ आगे बेटा? चलो, अब सपोज सेकंड स्पेशल केस कौन सा होता है? सेकंड स्पेशल केस होता है हमारा सेमी इनफाइनाइट वायर का। सेकंड स्पेशल केस जो होता है वो होता है हमारा सेमी इनफाइनाइट वायर का। तो सेमी इनफाइनाइट वायर का क्या मतलब है बच्चों? कि अब मेरे पास ऐसी एक वायर है जो एक एंड से तो इन्फिनिटी है, एक एंड से तो इन्फिनिटी है, और दूसरे एंड पे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस एंड पे क्या वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो मुझे बता दो। तो ये आप सॉल्व कैसे करते हो? यहाँ पर आप थीटा वन को 90 डिग्री ले लोगे, थीटा टू जो होगा वो हमारा जीरो हो जाएगा। सो अगेन व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई एक्स, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई एक्स एज के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, ये वाली चीज भी सब बच्चे नोट डाउन कर लो कि यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ई एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है के लैम्डा अपॉन आर। आई थिंक स्क्रीन स्टक है, रिफ्रेश कर रहे हैं। राइट, ई एक्स की वैल्यू आ जाती है के लैम्डा अपॉन आर। जब यही सेम एक्सप्रेशन फॉर्मूला में पुट करोगे तो ई वाई की वैल्यू भी आ जाएगी के लैम्डा अपॉन आर। एंड यहाँ पर जब आप ई नेट निकालोगे सो यू आर बेसिकली हैविंग ई एक्स, यू आर हैविंग ई वाई, बोथ ऑफ देम आर इक्वल। तो आपको पता है यार, अगर मैं वेक्टर सम से इसका निकालती हूँ कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट ई नेट कुछ इस तरीके से आएगा एंड वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। इट विल मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद ई एक्स एंड ई वाई। सो बेसिकली आई विल गेट ई नेट। ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, √2 k लैम्डा अपॉन आर। दिस इज ऑल्सो ओके गाइस। सेमी इनफाइनाइट वायर के केस में क्या हो रहा है, ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, मेधा और दीप्ति बेटा हैंड रेज कर रखे हैं। कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख दो बच्चा, मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पर। कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख दो। दिशा बेटा वो टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, आपकी जो ये वाली क्लासेस हैं वो लास्ट वीक शुरू हो गई थी ना बेटा। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये सारी चीजें हम अपनी फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस कर चुके हैं। एक बार रिपीट कर देती हूँ, सेमी इनफाइनाइट वायर का क्या मतलब है? अब यार देखो, ऊपर से तो वो इन्फिनिटी हो गई ना, ऊपर से इन्फिनिटी हो गई, नीचे वाले पॉइंट पे हमें निकालना है। तो थीटा टू की वैल्यू जीरो हो गई, थीटा वन की वैल्यू एक तरीके से 90 डिग्री हो गई ना। तो जब आप अपने एक्सप्रेशन में डालोगे साइन थीटा वन कॉस थीटा वन वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है, ई एक्स की वैल्यू कितनी होती है? के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, है ना बेटा। तो आपके पास ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी के लैम्डा अपॉन आर के बराबर, क्योंकि एक आपका जीरो हो जाएगा, एक आपका वन हो जाएगा। मेधा बेटा अगर आवाज नहीं आ रही तो रिफ्रेश करो। ठीक है, मेरे माइक में दिक्कत नहीं है, बट जिन बच्चों के पास कम आवाज आती है उनके यूजुअली दिक्कत होती है सिस्टम में। बच्चों के पास मेरी आवाज ढंग से आ रही है क्या? सबके पास सुन पा रहे हो मेरे को? हाँ, हेडफोन्स लगा लो बेटा।
ठीक है, हेडफोन्स लगा लो, वरना आई थिंक गूगल मीट में वो एक ऑप्शन होता है कि आप ऊपर जाके जो स्पीकर फोन है ना उस पर क्लिक करके अपना स्पीकर वगैरह किसी चीज पे चेंज करो, तो उससे आपके पास आ जानी चाहिए आवाज, उससे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये रॉड के केस में अब एक अगर 90 डिग्री हो गया, एक अगर 0 डिग्री हो गया, ई एक्स और ई वाई के एक्सप्रेशन में आप जब ये वैल्यू पुट करोगे थीटा 1 और थीटा 2 की, आपके पास ई एक्स और ई वाई की वैल्यू आएगी के लैम्डा अपॉन आर। बोथ ऑफ देम आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद वन अनदर। I can determine the value of net electric field using vector law, and the net electric field is root 2 k lambda upon r. Is it okay? जिस बच्चे को डाउट था समझ में आया बेटा? Is it okay बच्चा? Yes मैम, वेरी गुड, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक इसका अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ऐसा। अच्छा क्वेश्चन है यार, एक मतलब एक स्पेशल केस और देख लो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चलो। ठीक है, फाइनल स्पेशल केस बनता है अगर आपके पास इनफाइनाइट वायर है। फाइनल स्पेशल केस बन जाता है अगर हमारे पास इनफाइनाइट वायर। तो एक बार इनफाइनाइट वायर के केस में सोचो क्या होगा। इनफाइनाइट वायर के केस में सोचो क्या होगा। इनफाइनाइट वायर है अगर मेरे पास, दोनों मेरे जो है बेसिकली दोनों एंड्स जो है वो इनफाइनाइट हो गए, तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे निकालोगे यार, किसी भी पॉइंट पे अगर आप निकालोगे कि क्या वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही हमारे 90 डिग्री है। थीटा 1 भी 90 डिग्री है और थीटा 2 भी 90 डिग्री है। तो जब ये वाली चीज आप अपने एक्सप्रेशन में प्लग इन करोगे, आप देखोगे कि ई एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 k लैम्डा अपॉन आर, और ई वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0। तो एक तरीके से इस केस में भी खाली मेरा जो ई एक्स है वो सर्वाइव कर रहा है। सो दिस केस इज एक्चुअली सिमिलर टू द फर्स्ट केस विच वी डिस्कस्ड। ठीक है, ये वाला जो केस है दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द फर्स्ट केस विच वी डिस्कस्ड। इज दिस ओके गाइज? ठीक है, ये तीन इसके स्पेशल केसेस आते हैं, इन्हीं तीनों से क्वेश्चंस भी आते हैं और किसी अलग चीज से कोई क्वेश्चन नहीं आता। इन्हीं तीनों से आपके क्वेश्चंस भी आएंगे और कोई अलग आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। तो चलो इसका एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। Second, give me a second, let me just duplicate that question here. All right, दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे हम लोग बेसिकली। पहला क्वेश्चन है ये वाला। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, एक बार बताओ कैसे करोगे और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। ट्राई करो एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की। आपको अब यहाँ पर चार तरीके की वायर्स गिवन है। आपको यहाँ पर चार तरीके की वायर्स गिवन है, चारों में आपसे पूछा है कि सेंटर में बता दो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सेंटर पे बता दो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो बेटा ये तीनों वायर्स की वजह से, तीनों के तीनों वायर्स की वजह से आपका जो तीनों वायर्स के लिए, सारी वायर्स के लिए रादर, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। तो तीनों वायर की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो खाली एक्स डायरेक्शन में आएगा, मतलब जो वायर के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन है खाली उसमें आएगा। सो विच विल कम आउट एज व्हाट, 2 k लैम्डा अपॉन r sin थीटा। 2 k लैम्डा अपॉन r sin थीटा। जो पहला केस हमने डिस्कस किया था ना कि वायर के सेंटर में हमें बताना है कि अगर पॉइंट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में लाई कर रहा है, सच दैट बोथ द एंगल्स थीटास आर इक्वल, इन दैट केस व्हाट विल हैपन। सो दिस इज द केस इन दिस सिचुएशन। तो अब यहाँ पर आप सारी की सारी वायर्स की वजह से लिख सकते हो कितना फील्ड आएगा। लेट मी से दैट दिस इज वायर नंबर 1। लेट मी से दैट ये जो लैम्डा वाली वायर है ये मेरी पहली वायर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E1। स्टक है क्या बेटा? आई थिंक विजिबल है स्क्रीन तो बच्चा। पूजा, पूजा आशिका, स्क्रीन तो विजिबल है बेटा। अगर मैं अपनी ये सेकंड वाली वायर इसको मानूं तो ये मेरी नेगेटिव है, ये नेगेटिवली चार्ज वायर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा, दिस विल बी E2। राइट, लेट मी से दैट दिस इज माय थर्ड वायर, दिस इज माय थर्ड वायर, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ऐसे आ जाएगा E3। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा E3। ठीक है, अब स्टक है। मैंने भी ना अपने फोन में यहाँ पे लॉग इन कर रखा है तो मुझे भी पता चल जाता है कि हाँ कब गड़बड़ हो रही है। एंड यू कैन ऑल्सो सी, एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट अगर मैं बोल रही हूँ ये मेरी वायर फोर्थ है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन ऊपर की डायरेक्शन में होएगा कुछ, तो ये हो जाएगा मेरा E4। तो इन चारों के मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, वेक्टर सम कर सकते हो फिर। इन चारों के मैग्नीट्यूड निकल के वेक्टर सम हो जाएंगे।
ठीक है, ये जो आर की वैल्यू रहेगी इस केस में आर की वैल्यू हो जाएगी L/2। लैम्डा आपको गिवन है, लैम्डा -3 लैम्डा 2 लैम्डा 4 लैम्डा आपको गिवन है। साइन थीटा आपको पता ही है, साइन थीटा होता है आपका 1/√2। तो इस सिचुएशन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड का सम निकाल के वेक्टर सम करके निकाल सकते हो ना कि वैल्यू कितनी आएगी। साइमन बच्चे बोल रहे हैं फिर से एक्सप्लेन करो, तो फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। साइमन बेटा, हमने जो फर्स्ट स्पेशल केस डिस्कस किया था, फर्स्ट स्पेशल केस डिस्कस किया था, वो किस चीज का डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई रॉड है जिसके आपको ऐसे किसी पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जहां पे θ1 और θ2 इक्वल है, तो उस केस में हमने देखा था ना कि खाली एक्स वाली जो वैल्यू है वो सर्वाइव करती है 2k लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा, जो दूसरी वाली वैल्यू होती है वाई वाली वैल्यू वो तो जीरो हो जाती है। तो वही तो यहाँ पर भी होगा ना, यहाँ पर भी तो सारी की सारी वायर्स से अगर मैं ये वाला पॉइंट ऐसे ड्रॉ करूं तो ये दोनों एंगल हमारे थीटा थीटा इक्वल हो जाएंगे 45 डिग्री 45 डिग्री के, है ना बेटा। तो यहाँ पर ये वाली जो दोनों की दोनों वायर्स रहेंगी इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल ओनली बी इन दिस एक्स डायरेक्शन, है ना, ओनली बी इन दिस एक्स डायरेक्शन। तो वो मैंने सबकी वजह से बना दिया एंड नाउ आई एम आस्किंग कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दिस ओके बेटा? ठीक है साइमन, इज इट ओके बच्चा? साइमन नाम इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसको एक बार फिर से अगर मैं डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करूं तो यार ये मेरी पहली वायर है, ये सेकंड वायर है, ये थर्ड वायर है, ये फोर्थ वायर है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मेरे पास 4 तरीके की वायर है यहाँ पर। चारों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड पहली वायर की वजह से। खाली इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स डायरेक्शन में आएगा ना, तो एक्स डायरेक्शन ये नहीं है कि एक्स के में ही आएगा, इसका मतलब है कि जो वायर होगी उसके परपेंडिकुलर आएगा आपका फील्ड। ये हो गया E1। अगर मैं E2 बनाऊंगी तो ये मेरी नेगेटिव वायर है, क्योंकि सिंस दिस इज अ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो E2 विल बी समथिंग लाइक दिस। इफ यू टॉक अबाउट E3, तो E3 हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। E3, अच्छा स्टक है, बात कर रही हूँ बेटा रिफ्रेश। ठीक है, E3 हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और अगर E4 की बात करोगे तो E4 भी आपका कुछ इसी डायरेक्शन में आएगा। दिस विल बी योर E4। तो अब आप सबके सबकी वैल्यूज निकाल सकते हो भाई। सभी की वैल्यूज कैसे निकालोगे? E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अभी हम लोगों ने देखी थी ना वैल्यू पिछली स्लाइड पे, 2k लैम्डा साइन थीटा अपॉन आर, है ना, 2k लैम्डा साइन थीटा अपॉन आर देखी थी ना। अच्छा, मयंक की पहली क्लास है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, 3 क्लासेस हमारी हो चुकी है, आज हमारी थर्ड क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। प्रीवियस क्लासेस देख लो, अनिकेत बेटे ने मेरा लिंक जो है वो बढ़िया ऐसे कॉपी कर रखा है, तो वो आपको ये शेयर कर दिया है उन्होंने। इस वाले लिंक पे मेरी क्लासेस सारी बहुत डिटेल के अंदर है, आप सारी की सारी क्लासेस यहाँ से देख सकते हो। क्लासेस देखने का अगर टाइम नहीं मिलता तो नोट्स एक बार देख लो। मैं बच्चों को बोलती हूँ अगर क्लास देखने का टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नोट्स देख के सारे टॉपिक्स वहां से स्टडी कर लो। अब E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2k लैम्डा अपॉन आर की वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाइड बाय L/2। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/√2। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्शन से, E1 की डायरेक्शन है आई कैप, तो आ गया ना यार E1 की वैल्यू मेरे पास। अबे फिर से स्टक है, कर रही हूँ यार, रिफ्रेश कर रही हूँ बच्चों, ये थोड़ी सी दिक्कत देगा। जब भी दिक्कत दे बता देना। मैं बोल रही हूँ ये दिक्कत यूजुअली मेरी बाकी क्लासेस में आ नहीं रही। जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 2√2 k लैम्डा अपॉन L आई कैप, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स। E2 E3 E4 की भी वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, राइट गाइस? E2 E3 E4 सबकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप E2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, E2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो आएगी हमारे पास 6√2 k लैम्डा अपॉन L J कैप, ये वैल्यू आएगी हमारे पास E2 की। अगर आप E3 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो आपके पास आ जाएगी -4√2 k लैम्डा अपॉन L आई कैप। एंड अगर आप E4 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8√2 k j cap upon L. So now you can find out the net electric field by simply adding them. अगर आप इन सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? इन सबको अगर मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगी k लैम्डा अपॉन L तो आपका कॉमन ही आ जाएगा। आई कैप वाली टर्म्स को ऐड कर देना, जे कैप वाली टर्म्स को ऐड कर देना, तो मेरा आंसर आया था -2√2i प्लस 14√2j। ये मेरा आंसर आया।
इज दिस ओके बच्चों? समझ में आया कि ये क्वेश्चन कैसे किया हम लोगों ने, कैसे अप्रोच किया? ठीक है, चारों की चारों जो हमारी ये वायर्स थी, ऐसी आपको वायर्स का ना कुछ भी सिस्टम दे सकते हैं आप। जेई में देखोगे तो जेई में तो थोड़े से ऐसा ऐसा करके भी एक सिस्टम आपको कुछ गिवन था, इस तरीके का भी एक सिस्टम आपको गिवन था, और आपसे कुछ ऐसे किसी पॉइंट पे पूछा था रैंडमली कि बता दो कि क्या वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। उसमें भी आप यही वाली चीज यूज करोगे जो आपने आज की क्लास में देखी है, जो आपने आज की क्लास में आज सीखा है, वही वाली चीज आप यूज करोगे। ठीक है, चलूं अगले क्वेश्चन पे। चलो, अब एक और क्वेश्चन देख लो। ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज ऑफ नॉन लीनियर चार्ज डेंसिटी। दिस क्वेश्चन इज ऑफ नॉन लीनियर चार्ज डेंसिटी, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, सर, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी क्या भला है? कुछ भला नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले हमारा जो लैम्डा था वो था कांस्टेंट, पहले हमारा जो लैम्डा था वो था कांस्टेंट। अब हमारा लैम्डा जो है वो कांस्टेंट नहीं रहा। अब हमारी जो लैम्डा की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं रही। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू 1 प्लस एक्स अपॉन एल आप लोगों को गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास इस तरीके की ये रॉड है, ये जो डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये मेरी रॉड है, और ये रॉड पे मैं कोई छोटा सा एलिमेंट ले लूं, दिख रहा है ये काला एलिमेंट, ये मेरा dx एलिमेंट है, which is at a distance x, which is at some distance x from the point where I'm supposed to determine the value. Sorry, which is at a distance x from one end of the rod. Which is at a distance x from one end of the rod. तो बेटा लैम्डा की जो वैल्यू है वो चेंज हुए जा रही है, लैम्डा की वैल्यू इज चेंजिंग है, लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन एल। सो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, इट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज चेंजिंग, इट इज नॉट अ कांस्टेंट एनीमोर। तो अब इस केस में भी सेम प्रोसेस हमारी सेम ही रहेगी, प्रोसेस हमारी एग्जैक्टली सेम रहेगी। डी क्यू की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? डी क्यू विल बी इक्वल्स टू लैम्डा डी एक्स। इसका क्या मतलब है? डी क्यू की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? डी क्यू की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन एल डी एक्स। दिस इज ओके, दिस इज ओके। तो अब इसकी वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो आप। ये जो एलिमेंट है इसकी वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा ना। ठीक है बेटा, राइट। सो नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं भाई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। अगर मैं यहाँ पर ये डी क्यू की वैल्यू प्लग इन कर दूं, मेरे पास क्या बचेगा? के अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस एल, नीचे आ जाएगा ओनली एल डी एक्स, राइट। तो यहाँ से, अच्छा स्टक है, एक सेकेंड फिर से बता रही हूँ बेटा। ठीक है बेटा, तो ये मैंने बोला कि यहाँ पर भी हमने प्रोसीजर जो है वो हमारा सेम ही फॉलो करा है। मैंने जो प्रोसीजर है उसमें कुछ गड़बड़ नहीं करी। हम लोगों ने यहाँ पर भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है, और वो जो छोटा सा एलिमेंट है उसको अब हम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो छोटा सा एलिमेंट डी क्यू जो होगा उसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्डा डी एक्स के बराबर। अगर मेरे पास कोई छोटा सा एलिमेंट है तो उस पर जो चार्ज होगा वो लैम्डा डी एक्स के बराबर हो जाएगा ना बेटा, है ना बच्चों? तो उस पर चार्ज हो जाएगा लैम्डा डी एक्स के बराबर। अब लैम्डा डीएक्स तो हमारे पास चार्ज आई गया, छोटे से इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? एक्स प्लस एल का स्क्वायर, के डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एल का स्क्वायर, बिकॉज द डिस्टेंस इज एक्स प्लस एल। So now I can plug in the value of dq in this case and I will get the value of small electric field because of this element. अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपका जॉब क्या है? इसको इंटीग्रेट करना। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मैम। इंटीग्रेट कैसे करेंगे कि मैम इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रल ऑफ के लैम्डा नॉट अपॉन एल dx अपॉन एक्स प्लस एल, dx अपॉन एक्स प्लस एल। और ये x को कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करोगे? स्क्रीन स्टक है बेटा, मैं कर रही हूँ रिफ्रेश। मोहित वक्त सबसे एक्टिव बच्चा है, सबसे पहले मेरे को जैसे ही मोहित का मैसेज आता है पता चल जाता है कि हाँ भाई गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब x की वैल्यू कहां से कहां तक होएगी? x की वैल्यू आपकी 0 से लेकर l तक होएगी, है ना? बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, 0 से लेकर l तक की वैल्यू लिख दोगे x की। अगर मैं बोलूं कि ये वाला पॉइंट मेरा 0 है तो 0 से लेकर l तक की वैल्यू हो सकती है ना x की बेटा। तो इसको इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 टू l, आंसर आ जाएगा।
जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे आपके पास क्या आएगा, के लैम्डा अपॉन एल, इसका एल एन आ जाएगा, है ना, लॉग वाली चीज आ जाएगी, एल एन एक्स प्लस एल फ्रॉम 0 to L। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम एल एन एक्स प्लस एल कैलकुलेट करेंगे 0 से लेकर L तक, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, एल एन ऑफ 2L माइनस एल एन ऑफ एल। बेटा एल एन ऑफ 2L माइनस एल एन ऑफ एल वैल्यू आ गई। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप एल एन एम माइनस एल एन एन कर रहे हो, सो दैट विल बिकम एल एन ऑफ एम अपॉन एन। तो एल एन ऑफ 2L अपॉन एल बन जाएगा, मतलब एल एन टू आ जाएगा यहाँ पर आपके पास। ठीक है, तो अगर आप अब आप एक्सप्रेशन अपना लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन कितना आ गया, के लैम्डा नॉट अपॉन एल, एल एन ऑफ 2। ये आपका शायद किसी साल में जेई में आया था। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो अपन लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इज दिस ओके गाइस, यहाँ तक सबको समझ में आया हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? ठीक है बेटा, तो काफी सारे, देखो यार मैं आपको ऑनेस्टली बोल रही हूँ, ये वाला जो बैच है मुझे भी पता है कि बहुत फास्ट चल रहा है, और ये फास्ट चलेगा भी, क्योंकि मैं आपको बार बार यही सेम चीज बोल रही हूँ कि जहाँ पे मुझे 4 घंटे मिल रहे हैं एक हफ्ते में, और यहाँ पर 4 घंटे भी नहीं, मुझे कितने, 1.5 into 4 6 घंटे मिल रहे हैं मुझे एक हफ्ते में एक बैच के साथ में, यहाँ पे मुझे वही चीज 2 घंटे में करनी है। सो दिस बैच विल मूव अ लिटिल फास्टर, तो हम इस बैच को एक क्रैश कोर्स की तरह ट्रीट करेंगे। आप लोग ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग समवेयर एल्स, है ना बेटा, तो ये बैच जो होगा वो आपका प्योरली जेई फोकस्ड बैच रहेगा, जहाँ पे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, और क्वेश्चंस आप थोड़े से अलग अलग टाइप के सॉल्व करोगे, तो उससे आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन भी कर पाओगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इंटरेस्टेड है कि नहीं मैम मुझे तो ज्यादा क्लासेस लेनी है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर दो बेटा, मैं ट्राई करूंगी कि आपको वो जो दूसरे वाले ग्रुप्स हैं उनके अंदर ऐड करवा दूं, क्योंकि हमारी एक दिन में 1.5 घंटे की क्लास भी हो रही है, 1.5 घंटे की 2 क्लास हो रही है रात। तो 3 घंटे की अगर आपको क्लास लेनी है, अगर आपके पास टाइम है, तो मुझे क्लास फिर क्लास में बता दो, बेटर रहेगा कि आप मुझे टेक्स्ट कर दो। भूमिका बेटा एक बार आप मुझे टेक्स्ट कर दो, मैं एक बार आप लोगों को अपना नंबर भी भेज देती हूँ। ठीक है, गिव मी अ सेकंड।